नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का एक और वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 9th वीडियो। इसके पीछे हम लोग का 8 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और आज मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि भाई 9th वीडियो आने से ठीक पहले जो हमारा 8th वाला वीडियो था वो तो सभी लोग 100% एक बार देख कर आना, क्योंकि 8th वीडियो का बेसिक जितना मैंने कवर कराया था लास्ट टाइम, उसमें टाइम भी लगा था, वो 9th वीडियो में पूरा काम आएगा सॉल्व कराते वक्त। हम दोबारा से वही सारी बातें करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इट्स बेटर 8th में जितना हमने कंटेंट पढ़ा था अबाउट किस तरह से हम एंट्रीज बनाते हैं और उसमें कहाँ पे क्या लिखते हैं, पूरा एक वाइंड अप जो हमने किया था, वो 8 वीडियो एक्चुअली 1 से लेके 7 वीडियोस का एक समअप था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल पिकअप करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पिकअप किया था बुक का 25, है ना, जो आसान सवाल था। आज मैंने 2 सवाल पिकअप किया है और दोनों थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन पता है बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल आते हैं और कितने मार्क्स में आते हैं? 3 मार्क्स में आते हैं। और ये ध्यान देना, हम दोनों से बार बार कहते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता कि वो तुम्हारा मार्क्स कहाँ पे कट सकता है। अब एक बात पहले बताओ, सवाल लगवाएं या तुम्हें इसी मार्क्स पे एक में एग्जाम्पल दे, लाइव एग्जाम्पल जो भी कल हुआ है? हाँ या ना बताओ तो बताएंगे फिर हम। ठीक है, तुम्हारे लिए शायद कभी 1 मार्क्स उतना इंपॉर्टेंट ना रखता हो, होपफुली। 1 मार्क्स में क्या रखा है? 20 MCQs है, अगर मैं एक छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, है ना? या हम इतना पढ़ाई कर तो रहे हैं, तो 1 मार्क्स का कंटेंट या कहीं हमने कोई टॉपिक इग्नोर किया, छोड़ दिया और 1 मार्क्स चला भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट एक बार उस सिचुएशन पे जाओ जब किसी बच्चे का आउट ऑफ 80 बोर्ड एग्जाम 12th क्लास में, प्रेजेंट ईयर बात करें 2026 का, जो इस साल बोर्ड एग्जाम हुआ है 24 फरवरी को, किसी बच्चे का आउट ऑफ 80 में 79 आ जाए, उसे कैसा लगेगा? तुम्हारा ही अगर 79 आ जाए और वो 1 मार्क्स कम रह जाए 80 में 80 आ जाने का, क्योंकि वो जो बेंचमार्क होता है 100 में 100 पाने का, वो अलग फीलिंग देता है। एक बैट्समैन भी अगर आउट होता है 99 पे ना, तो वो कोसता है कि भाई काश 90 पे आउट हो गए होते, थोड़ा कम खलता, इतना करीब आके क्यों आउट हो गए, 100 के करीब आके, है ना? तो उस 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस उस बच्चे से सोचो, उस पर क्या बीता होगा। अभी एक ऐसा बच्चा है इस साल जो मेरे कांटेक्ट में है, ज़्यादा आगे रिवील नहीं कर सकते हम, उसका अकाउंटेंसी में 79 आया है। ये बातें हम यहाँ ऑन रिकॉर्ड इसलिए कह रहे हैं ताकि ये बात अगर उस तक पहुँचे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा उससे आज फोटो भी क्लिक हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, बड़ा अच्छा लगा मुझे उससे मुलाकात करने के बाद। अब सोचो कि उसका बहुत दिलो ख्वाहिश था कि उसका 80 में 80 आ जाए और उसका लेवल ऑफ नॉलेज एक्चुअली इन रियलिटी उसी लेवल का था, 80 में 80 पाने वाला। हो सकता है वो 1 मार्क्स कहीं कटाओ MCQs में, मान लेते हैं, या इस तरह क्वेश्चन जब लगाते हो 3 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स वाले, कोई छोटा स्टेप में मिस्टेक हो गया हो, हाफ ऑफ मार्क्स 2 जगह पे, तो एग्रीगेट 1 मार्क्स चला गया। अब सोच लो कि जो इतना करीब जाके भी 80 रह जाता है ना, तो उसको उस 1 मार्क्स का एक थोड़ा सा डीप रिग्रेट रहता है कि काश हम और अपना एफर्ट नहीं लगाए दिए होते हैं, कि वो भी कसर जो रह गया 1 मार्क्स वाला वो नहीं रहा होता। तो ये होता है 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस। तुम लोग भी कल को अगर नियर बाई 78 77 पहुँचते हो, जो पहुँचना आसान है, और ये बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तुम्हारे फ्रेंड्स पा रहे हैं मार्क्स, तुम्हारे सीनियर्स मतलब, वो कहीं अलग गोले से नहीं आए हैं, वो भी यही सब पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हम ही लोग से पढ़ रहे हैं, हम लोग मतलब हम जैसे टीचरों से पढ़ रहे हैं, यही सब चीज़ें देख रहे हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं और लेटेस्ट हाल फिलहाल एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई 10 साल ओल्ड नहीं जा रहे हम कि तुम कहो सर उतना पहले क्यों जा रहे हैं, अभी का एग्जाम्पल दीजिए। आज के बच्चे इतना पा रहे हैं, मेहनत करने वाले। तो होता क्या है ना कि तुम्हें खुद को नहीं पता 3 मार्क्स तुम्हारा कहाँ पे काम आ जाए। 77 पा रहे होगे, तुमने 3 मार्क्स से एक सवाल काम नहीं किया वैरायटी पे, वही सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ गया और वही तुम्हारा मार्क्स 3 मार्क्स पूरा चला गया। और कितना पाया? 77। तो जो 80 पा सकते थे अगर वो भी वैरायटी पढ़े होते, तो इसीलिए कहा जाता है पूरे साल भर में तुम जो जो पढ़ते हो पर डे, तुम्हें नहीं पता वो किस दिन का पढ़ाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला हो। जैसे एग्जाम्पल दें, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं ये शायद उतना में भी ना आए, चलो मान लेते हैं, बट जो कल पढ़ेंगे, हमारा 9th है ना, जो कल पढ़ेंगे 10th वीडियो में कंटेंट,
कि जितने हमने रिजर्व्स नाम उतने सुने थे, उन सारे रिजर्व्स में 2 रिजर्व था, WCR या WCF भी कह सकते हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन दोनों पे सवाल ऑलवेज बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो जब भी चीज़ें ऐसी आती है ना, बहुत अलर्ट रहा करो, क्योंकि एक एक दिन का पढ़ाई करते करते एक बच्चा साल भर पढ़ता है और तब जाके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाता है। तुम ये कहो हम पूरा साल भर का पढ़ाई पढ़ लेंगे, दिसंबर जनवरी में एंडिंग के 2 महीने पहले हो नहीं पाता है। तो इट्स बेटर थोड़ा सा अवेयर रहो और अच्छे मार्क्स पाने के लिए सिंसियर एफर्ट लगाओ और पर डे जो नया सीख सकते हो उसको याद रखो। और अभी तो शुरुआत है, चैप्टर 2 चल रहा है, 9 वीडियो बना हुआ है, चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया, 25 वीडियो वहाँ पे था, 25 लेक्चर्स मतलब। तो इतना पढ़ें टिल नाउ, बहुत ज़्यादा होते जा रहा है कंटेंट। मुझे सब याद क्यों? बिकॉज हम इसको हमेशा देखते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं खुद में भी। तुम्हें कब याद रहेगा? मत पढ़ो, एक्स्ट्रा सवाल चलेगा, लेकिन जो जो हमने क्वेश्चंस लगाए हैं क्लास में, सिर्फ वही सवाल भी अगर रिवाइज कर लिए ना, तो बिलीव में तुम उन सारे बच्चों में से हमेशा बहुत ज़्यादा आगे रहोगे जो कुछ नहीं पढ़ रहे। क्योंकि तुमने कम से कम वो तो पढ़ा है जो काम का चीज़ था। तुमने सब नहीं पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, ठीक, बट जो एकदम इंपॉर्टेंट वो तो पढ़ा ना, वैराइटीज़ कवर किया ना, इनफ है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश किया करो वीक में एक दिन कभी निकाल के अपने ही कॉपीज़ के आंसर्स को देखा करो। सिर्फ जो तुमने अपने हाथों से लिखा है वो जल्दी रिकॉल होता है एंड अकाउंटेंसी लगाते लगाते आता है। अब ये 2 सवाल जो मैंने पिकअप किया है, थोड़ा इस पे ध्यान दो, बाकी बोर्ड पे बातें करेंगे बाद में, जो बोर्ड का रिजल्ट आया है, बट पहले इस पे आ जाओ। यहाँ पे खास क्या है देखो, देयर आर 3 पार्टनर्स PQR एंड देयर रेशियोज आर इक्वल गिवन। इक्वल मीन्स अगर 3 पार्टनर्स है तो 1 1 1। अब आगे लिखा था दे डिसाइडेड दैट आर शेयर विल बी 1/7, मतलब अभी जो ऊपर आर का शेयर था कितना था? 1/3। 1 1 1 मतलब क्या होता है? 1/3 1/3 1/3। अब ये कहा जा रहा है कि आगे चल के जो आर का शेयर है वो 1/3 ना होके कितना होना चाहिए? 1/, तो मतलब नॉर्मली क्या होता है, ऐसे दिया होता है कि 3 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो। अब उन्होंने कुछ समय के बाद उन तीनों ने एज अ कंबाइंड आपस में तीनों लोग का रेशियो चेंज कर लिया। तो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है, ओल्ड था 732, न्यू हो गया 843। इतना सिंपल साफ दिख रहा है ना। माइनस करके तुम इजीली जान पाओगे कौन सेक्रीफाइस कौन गेन कर रहा है, कितने से कर रहा है। बट वहाँ प्रॉब्लम क्या है, न्यू में सिर्फ आर का बता रहा है कि न्यू में आर का 1/7 हो जाना चाहिए, PQ का अपना देख लो। तो अब ऐसे केस में अगर तुमको यहाँ पे तुमसे कहें कि जरा पता लगाओ उस आर के शेयर को 1/3 जो ओल्ड था 1/7 अब कर देना है एज पर न्यू के हिसाब से, तो उस वजह से या उस चेंजेस के दौरान कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया, कैसे पता लगाओगे? अगर ओल्ड और न्यू दोनों दिया होता रेशियो, ये हमारा कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। न्यू एज अ होल ऑल 3 पार्टनर कंबाइंड नहीं दिया है, तो तुम्हें उसको निकालना पड़ेगा। और अगर तुम्हारे यहाँ पे निकालने की ही बात आ रही है, क्या चीज़, इफ तुम्हें अगर न्यू रेशियो निकालने की बात आ रही है तो 2 तरीके हैं। श्रेयस ध्यान देना, एक बहुत सिंपल तरीका है, अभी हम लोग इस न्यू रेशियो को निकालने का तरीका सीखेंगे और डिटेल में चैप्टर 3 में एडमिशन पढ़ते वक्त। यहाँ पे डायरेक्ट सीख लो क्या है कि हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तीनों का, कितना? 1 1 1, P का, Q का और R का। लेकिन जब हम बात करेंगे न्यू रेशियो का, तो उस न्यू रेशियो में क्या हो रहा है ना, R का बता दिया है, कितना बता रहा है, दैट इनका होना चाहिए कितना अब 1/7। ये बताओ कितना होगा P का, कितना होगा Q का, क्या वो हमको पता है? मतलब P का Q का नहीं पता, R का दे दिया है, वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है ना, नॉट इन द रेशियो फॉर्म। तो क्या करें अब? 4:1 नहीं, बहुत तरीके हैं, बट सुनो क्या तरीका बेसिक वाला है। इस बात को याद रखना, फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म का, ये तीनों मिला के फॉर्म होते हैं, तीनों को जोड़ दो तो क्या बनता है हमारा फॉर्म। तो फॉर्म का फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में टोटल शेयर कितना होता है? 1 होता है। उस 1 में से किसको मिल गया, कितना मिल गया? हाँ
1/7। तो अगर तुम्हें पता लगाना होगा कि फर्म के उस टोटल 1 में से आर को अगर इतना मिल चुका है 1/7, तो कितना रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? जस्ट इमेजिन कि फर्म का शेयर 100 है और 100 में से आर को दिया जा रहा है 40, कितना बचा रिमेनिंग, कैसे निकाले हो? माइनस करके, बट ये मैंने सिंपल नंबर दिया था तो बहुत ईजिली माइनस कर लिए। तो यहाँ क्या करना है तुम्हें, आउट ऑफ 1 में से जितना आर को मिला माइनस करो, सॉल्व करो, कितना आ गई है, ये आएगा। इसी 6/7 रिमेनिंग को कौन लेंगे, इसी 6/7 रिमेनिंग को एक्चुअली जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं कौन कौन, पी और क्यू, पी और क्यू आपस में ले लेंगे, कैसे, जो उनका प्रपोर्शन था ऊपर उस कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज कुछ ना कहे तो ये अंडरस्टूड है कि जो उनका चला आ रहा था पहले से 1-1-1, मतलब कि पी और क्यू आपस में इक्वल प्रोपोर्शनेट में बांट रहे थे शेयर्स को। तो आर को दे लेने के बाद, ध्यान सुनना, आर को देने के बाद फर्म में से जो बच जाएगा उस बचे हुए रिमेनिंग पार्ट पे भी वो लोग आपस में बांटेंगे इक्वली। अब ये बताओ 6/7 का तुम्हें अगर 2 इक्वल हिस्सा करना हो, 6/7 का 2 इक्वल हिस्सा करना हो, कैसे करोगे? ये तो फ्रैक्शन दिख रहा है, इसको सिंपल बोलते हैं। तुमसे अगर कहें 100 में से 40 दे दिए आर को, कितना बचा 60, उस 60 को तुमको बांटना है 2% में इक्वल इक्वल, कितना कितना आएगा, कितना आएगा? पहले नंबर पे ध्यान दो, ये छोड़ो, 100 में से 40 दिए आर को, कितना बचा? अब उस 60 को तुमको बांटना है रिमेनिंग 2 पार्टनर्स में इक्वली। इतना सिंपली कर पा रहे हो कैलकुलेशन? अब यहां देखो, उसी से कंपेयर करना। अब इस रिमेनिंग में से कितना मिलेगा पी को शेयर, ठीक, कैसे निकालोगे? जितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग था 6/7, उस रिमेनिंग का 1-1 करना है, हाफ ऑफ करना है, तब ना 30 आया था वहां पे। तो तुम्हें मतलब इस रिमेनिंग का हाफ ऑफ करना है, 1/2 और 1/2, तो तुमको पी और क्यू का शेयर मिल जाएगा इस तरीके से। हम ये हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस रिमेनिंग पे उनको भी तो मिलेगा। फिर अब तुम्हें पता लगाना है कि न्यू रेशियो कितना आएगा। तो जब सॉल्व करोगे ये आएगा 3/7, ये आएगा 3/7। तो एट द एंड आर को दे लेने के बाद पी और क्यू को कितना मिल रहा है रिमेनिंग? 3/7 मिला। तो ओवरऑल अब तुमको यहां से चेक करना है कितना आएगा न्यू रेशियो। तो अगर यहां से निकालते हो न्यू रेशियो, कहाँ लिखे हैं, वहां लिखते हैं, एक बार चेक करना भैया, यहाँ से कट नहीं रहना, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो अगर यहाँ सॉल्व करते हो न्यू रेशियो कितना आएगा बताओ? पी का, क्यू का और आर का शेयर कितना है? पी का न्यू तुमने कितना निकाला अभी? 3/7, वहाँ लिख दो 3/7, और कितना क्यू का था 3/7, और कितना आर का था 1/7, जो आर देने की बात यहाँ हुआ था। तो ओवरऑल जब इन सब को सॉल्व करोगे, बेस सेम है तो जो ऊपर लिखा है वो ऊपर रह जाएगा, बेस कट गया, कितना आया? ये जो आया, दिस इज देयर न्यू रेशियो ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। अब यहाँ पे जो चीज़ तुमको दोनों एक बार में दिया हुआ था, उनका न्यू और ओल्ड, यहाँ तुम्हें बिकॉज न्यू नहीं दिया था तुम्हें निकालना पड़ा। अब जिनको ये लग रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से आ गया, एडमिशन चैप्टर जब पढ़ोगे, चैप्टर 3, यही सब चीज़ें वहाँ पे है। और इतना सिंपल है कि जहाँ पे तुम एक समय ऐसा भी आएगा, ये सारा जो इतना प्रोसेस दिखाया कर रहे हैं ना, तुम इस काम को विद इन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कर लोगे। अभी तुम्हें हार्ड लग रहा है, बट पहली बार देखो इसलिए हार्ड लग रहा है, बट ये प्रोसेस था टू गेट द न्यू रेशियो। हम इसको और शॉर्ट में कर सकते थे, बट उतना कोई मतलब नहीं है, प्रॉपरली सीखो। अब मैंने क्यों एनआर निकाला? क्योंकि ओल्ड दिया है, न्यू मालूम चल गया। अब जरा पता लगाओ यहाँ पे कौन गेन या कौन सेक्रीफाइस किया है, और इसका फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस में कटे रहना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें ऑल 3 जो पार्टनर्स थे उनका एक एक करके चेक करना है, जो हमने सीखे थे। पहले पी का चेक करते हैं, तो इनका न्यू क्या है, ओल्ड क्या है 1/3, इनका न्यू कितना है
3/7, एलसीएम लो कितना आएगा 21, डिवाइड करो 21, 3, 7 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किए 7 ही आ जाएगा। यहाँ डिवाइड किए 6 आएगा, 6 3 जाओ, माइनस किए तो -2/21, माइनस इंडिकेट क्या होता है? अब पहले बताओ इतना कट रहा है, एक बार देख ले पहले हम, तब आगे लिखेंगे। बहुत बाल बचा है, बढ़िया। चलो देखो, अब इसी तरह निकालते हैं बाकी का भी क्यू का। कितना क्यू का ओल्ड है 1/3, कितना इनका न्यू है सेम। ये तुम लोग काम सीखे हैं तो कुछ अलग नहीं कर रहे हम, नंबर सेम है, सेम ही आएगा। और इनका भी क्या आ रहा है गेन। एंड लास्ट चेक करो आर का, आर का ध्यान देना, न्यू हमारा ओल्ड हमारा 1/3 था और इनका न्यू कितना है 1/7। सॉल्व करोगे ऊपर आएगा 7 - 3 तो ये आएगा +4 आएगा, और 4 इंडिकेट सेक्रीफाइस। देख लो पहले, ये हम लोग सीखे हैं और ये सारा जितना प्रोसेस देख रहे हो ये सब हमारे आंसर का पार्ट है। तुम लोग को ये सब चीज़ आना चाहिए प्रॉपरली सॉल्व करना। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, हम इसको हम सॉल्व प्रॉपर वे में करा रहे हैं तो लेंथी जा रहा है। शॉर्ट में करा सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है, सीखो पहले अच्छे से। अब जिसके मन में चल रहा है कि आपने सॉल्व कराया क्यों आपने निकाला न्यू रेशियो, क्यों आपने गेनिंग एंड सेक्रीफाइस निकाला, जबकि क्वेश्चन में तो आंसर दिया ही नहीं है। आंसर देखोगे तो वहाँ तो ये लिखा था कि पास द जनरल एंट्री, तो वहाँ तो आंसर जनरल एंट्री बना हुआ है। तो हम क्यों एनआर निकाले हैं और क्यों निकाले हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइस प्रपोर्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग जो याद कर लो, हमारे इस क्वेश्चन में 2 गुडविल दिया है। एक गुडविल दिया है अपीयर्ड वाला और एक गुडविल दिया है वैल्यूड वाला, दोनों चीज दिया है। क्वेश्चन में लिखा था गुडविल एग्जिस्टेड इन द फर्म या अपीयर्ड इन द फर्म, तो जब ये चीज का है तो ये एक गुडविल है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बेसिकली परचेज गुडविल। याद आ रहा है? और जो गुडविल बना बनाया दिया है वैल्यूड, जो हम लोग खुद भी सॉल्व करना सीखे हुए हैं स्टार्टिंग में बाय द वेरियस मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज, सुपर प्रॉफिट था ना। तो ये जो वैल्यूड दिया बना बनाया 42,000, ये एक्चुअली हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिया हुआ है। तो तुम्हें दोनों गुडविल का वैल्यूज अलग अलग दिया है, दोनों को सेम मत करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब जब तुमको वैल्यूड गुडविल देगा, कौन सा गुडविल, वैल्यूड गुडविल, तो ऐसे केस में तुमको ऑलवेज ये गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना ही पड़ता है रेशियो के बदलने के दौरान, क्योंकि जब भी वैल्यूड देगा तो वही हमारा काम आता है एंट्री पास कराने में, जो मैंने कराया था लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 25 कराते वक्त। तो यहाँ भी ध्यान देना, वैल्यूड दिया था तो ये हमें चाहिए था, इसी के बिहाफ पे ये भी इसका एंट्री बनेगा, बट इसके ऊपर किसकी बात पहले कर रहा है, अपीयर्ड का। अब थोड़ा सा जाओ फ्लैशबैक में, और हम तुम लोग को याद कराए थे अपीयर्ड के नाम पे रिजर्व सरप्लस के तौर पे हमें सिर्फ गुडविल नहीं बहुत कुछ दे सकता था। याद आ रहा है कुछ भी? बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास लायबिलिटी साइड में एंड एसेट साइड में, ये हमारा एसेट से हमारा लायबिलिटीज है। याद करो क्या क्या टर्म्स हमें दे सकता था, यहाँ पे क्या क्या टर्म्स था, पीएल क्रेडिट या सिर्फ पीएल, all the reserves like general reserve, contingency reserve, workman compensation reserve या funds, investment fluctuation funds, और भी था नहीं। इधर आ जाओ तो deferred revenue expenditure, और क्या है, advertisement, suspense account, goodwill, अपीयर्ड यहाँ आता है भूलना मत, और इसी को बोलते हैं हम लोग अपना बोलते हैं परचेज गुडविल। ठीक है, एक आखिरी क्या था, पीएल डेबिट। तो इतना हमारा पॉसिबल रिजर्व सरप्लस क्वेश्चन में दे सकता था, और इतने में से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बताओ कौन सा दिया है, सिर्फ एक दिया है, कौन सा वाला, अपीयर्ड गुडविल, है ना। और मैंने उस दिन बताया था कि जब भी हमें अपीयर्ड गुडविल देगा क्वेश्चन में, तो ये सारे रिजर्व जो होते हैं ये आम तौर पे पार्टनर्स के विदिन में बांट दिए जाते हैं, पार्टनर्स के बीच में। कैसे बांटते हैं, जो यहाँ का है एसेट साइड का वो हम पार्टनर से बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, बट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करके बांटते हैं हम। और जो यहाँ का है ये भी पार्टनर्स में ही जाएगा, लेकिन उनको क्रेडिट कर जाता है, क्योंकि ये चीज़ उनको देते हो, ये उनसे मांगते हो। तो अब यहाँ तो एक ही बात कर रहा है, तो अब तुम्हें अगर जब जब कोई अपीयर्ड देगा ना, अपीयर्ड वाला,
तो इसका एंट्री पास करना सबसे सिंपल है एक ही चीज़, तुरंत यहाँ से पिकअप करो और दिमाग में जोड़ डालो। मैंने क्या लिखा है कि अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको बांटना है पार्टनर्स के बीच में इन द ओल्ड रेशियो, याद रखना इन द। तो कैसे बांटोगे, पार्टनर्स जितने हैं उन सबको डेबिट में लिखो एंड जिस चीज़ को बांट रहे हो उसको नीचे लिखो एंड बांट दो ओल्ड रेशियो में। तो इसका जो पहला एंट्री बनेगा कहाँ लिखें, यहाँ अट जाएगा। चलो कोशिश करें कि यहाँ पे अटेगा नहीं शायद। चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखो हम जिस तरह से थोड़ा लिख रहे हैं ये ध्यान देना, तुम लोग मिक्सअप मत कर देना, हम इसलिए पूरा बता दे रहे प्रॉपर वे में। तो अगर इसका एंट्री पास करोगे पहला, ये जो सवाल ऊपर मैंने लिख रखा है इसका आंसर यहाँ कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। तो पहला एंट्री जो गुडविल अपीयर्ड है हमें उसको बांटना है पार्टनर्स के विदिन में, और गुडविल यहाँ का पार्ट है तो पार्टनर्स कहाँ जाएंगे, डेबिट में। 3 पार्टनर्स हैं तो P कैपिटल, Q कैपिटल, R कैपिटल, डेबिटेड 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 टू गुडविल। कितना अमाउंट है वहाँ दिया था 27,000, और तुम्हें इसको बांटना है इन द ओल्ड रेशियो। और हमारे पास ओल्ड था कितना, इक्वल 111। कैसे बांटोगे, उस 27,000 का 1/3 कर दो 3 बार, 1/3 करना है, ठीक है ना। हम लिख एक ही बार रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ लिख लेना, तो ये आएगा 9,000, ठीक। तो हमने एक तरीके से गुडविल जो अपीयर्ड था उसका तो हिसाब कर लिया आसानी से, लेकिन मैंने पहले ही कहा था जो गुडविल वैल्यूड दिया है तुम्हें उसका हिसाब करना पड़ता है बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है। जरा यहाँ ध्यान दो, जो ये वैल्यूड दिया है ये पूरे फर्म का है। अब होता क्या है कि उस वैल्यूड को नहीं बांटने वाले पार्टनर्स बीच में, उस वैल्यूड को पार्टनर्स के बीच में नहीं बांटना है लाइक दिस, ये तो अपीयर वाला बढ़ता है सिर्फ, ठीक है। बट जो वैल्यूड दिया है वो पार्टनर्स में बांटा तो जाएगा, बट इस कॉन्टेक्स्ट में कि कौन गेन किया था कौन सेक्रीफाइस किया था, हम इस कॉन्टेक्स्ट में बांटते हैं। तो यहाँ देखो जरा देख के बताओ, उसमें कौन कौन गेन किया है, P और Q। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो गेन करता है उनकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा प्रोवाइड करें सेक्रीफाइस वाले को। तो जब प्रोवाइड करेंगे तो कैश नहीं देने वाले हैं, जो गेन कर रहे हैं वो अपने कैपिटल को डिक्रीज कराते हैं देने के लिए इनडायरेक्टली। तो मतलब एक तरीके से जो गेन कर रहा है उनका नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। बिकॉज मैंने पहले भी कहा है जब भी तुम पार्टनर्स में से कुछ पैसा निकालते हो देने के लिए तो उनको डेबिट करना होता है। तो वहाँ पे P और Q गेन किए हैं तो दे विल कम हियर, P कैपिटल डेबिटेड, Q कैपिटल डेबिटेड एंड सेक्रीफाइस कौन किया, R, तो नीचे आएंगे टू R कैपिटल। ये तो एंट्री बना, इसका अमाउंट अब आता है असली बात। बिकॉज ये एंट्री बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दिया था और इसी वैल्यूड के लिए हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। कैसे लिखोगे, 42,000 इनटू पूरे फर्म का जो अमाउंट था गुडविल का वो नहीं लाने वाले हो। तुम्हें करना क्या होता है, जितने से वो गेन या सेक्रीफाइस किए उस प्रपोर्शन को पिकअप करोगे। मतलब P जो है, P बेवकूफ नहीं है, वो अमाउंट पे करेगा पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन कितना, जितने से वो गेन कर रहा है। अगर वो पूरे फर्म के गुडविल के अमाउंट का 2/21 गेन किया है तो वो उतने का ही क्या करेगा, पेमेंट करेगा आर को, हाँ आर को एज जो सेक्रीफाइस कर रहा था। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, ये आएगा 4,000। एज लाइक क्यों की बात करें, ये भी पूरे फर्म के गुडविल में से जितना खुद गेन किया है उतना ही देगा। इसको सॉल्व किए कितना आ गई है 4,000। आर भी पूरा गुडविल का पैसा नहीं मांगता वैल्यूड वाला, वो भी उतना ही मांगेगा सेक्रीफाइस के तौर पे जितना सेक्रीफाइस किया है उसने। मतलब 42,000 का 4/21। हालांकि तुम चाहो तो इन दोनों जोड़ दो, उतनी आएगा, ये आएगा 8,000।
और तुमने नोटिस किया कि मैंने जानबूझ के अमाउंट लिख रहे हैं, सॉल्व करने पे जो अमाउंट आता है वो लिखना होता है ताकि तुम्हें याद रहे कि वहाँ पे कहाँ पे अमाउंट कैसे जा रहा है। तो ये तुम्हारा 2 एंट्री बना एंड बगल में कैलकुलेशन। सवाल 3 नंबर का है, लेकिन ये बोर्ड में आता है सवाल और 100% आता है। तुम्हारा कमांड इस टाइप के क्वेश्चन पे होना चाहिए। यही सवाल ऊपर 27 में मैंने लिखा हुआ है, सेम सवाल है, बस 2 फर्क है। पहला, यहाँ पे न्यू रेशो निकालना पड़ा, यहाँ पे बना बनाया दिया हुआ है ना, बट एक चेंज और भी है, यहाँ पे गुडविल वैल्यूड फर्म का दिया था बना बनाया, यहाँ तुम्हें गुडविल फर्म का वैल्यूड वाला निकालना पड़ेगा, इतना ही फर्क है। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अलग वैरायटी का है। तो पहले इसको उतार लो, फिर यहाँ मूव करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल तुम्हारा 1 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा 27 है। और मैंने ये सारे सवाल क्यों पिकअप किया है, अगर तुम लोग ध्यान दियोगे ना, मैंने 24, 25, 26, 27 लगातार सवाल लगवा रहे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस हमारे काम के हैं, इसमें स्किप नहीं कर सकते हम। इस क्वेश्चन में खास क्या, देखो पहले यहाँ पे मुझे न्यू ओल्ड दिया था, न्यू निकालना पड़ा था। इस वाले में ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, न्यू रेशो भी दिया हुआ है। तो यहां से हमारा एक काम तो इजीली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ यू हैव गॉट ओल्ड एंड न्यू रेशियो बोथ, तो क्या सेक्रीफाइस कौन करेगा उस रेशियो को बदलने से और गेन कौन करेगा, निकाल पाओगे? चलो निकालते हैं, पहले इतना ही काम करते हैं। हम इसका आंसर यहां कर रहे हैं, बगल में, ध्यान देना। तो अगर तुम्हें चेक करना है इस क्वेश्चन में कि कौन गेन किया है या कौन सेक्रीफाइस किया है, तो फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस में, और 3 पार्टनर्स है ए बी सी। तो सॉल्व करते हैं। ए का जरा चेक करो, तो कितना ए का ओल्ड है, बताओ जैद। ए का ओल्ड कितना दिख रहा है वहाँ पे? 732 लिखा है, ठीक है। उसमें ए का पार्ट 7 वाला है, तो उसे कैसे लिखो फ्रैक्शन में? 7/, गुड, बिकॉज ऐड करना होता है ना पूरे अमाउंट्स को। और कितना उनका न्यू है? 8/15। बस सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा? नहीं, 60 आएगा ना। सॉल्व किए तो आएगा 5, 5 3 जाओ, 7 जाओ 35। यहाँ आएगा 4, 4 8 जाओ 32। माइनस कितना आएगा? +3/60 आएगा। ये हमारा आ गया सेक्रीफाइस ना, प्लस में आया है। बी का चेक करो, 3/12, ये मैंने ओल्ड पिकअप किया बी का, और कितना इनका न्यू है? 4/15। एलसीएम आगे लो, सॉल्व करो। 5 15 4 16, ये -1 आ गया। तो हमारा क्या है? गेन। सी का चेक करो, 2/12, ये तुम लोग कर सकते हो, इसे साथ में करो। 3/15 माइनस किए, अगेन एलसीएम लेके 5 तो 10 4। अब जिसको लग रहा है 10 कैसे मैंने बोल दिया, 60 को डिवाइड किए 12 से तो 5 आएगा, उसको मल्टीप्लाई किए ऊपर से 5 2 10, 60 डिवाइड करो 15 से तो 4 आएगा, एंड 4 3 जाओ 12। तो ये सब बेसिक कैलकुलेशन है। ये भी हमारा गेन आ रहा है। अब इसके बाद हमें कौन गेन कौन सेक्रीफाइस तो मिल गया इजीली, इसमें कोई बहुत बड़ा आसान चीज़ था, ये हार्ड पार्ट नहीं था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, गुडविल कैसे निकालें। जिस चीज़ को हम लोग बहुत दिनों सीख रहे हैं, गुडविल निकालने का प्रोसेस। तो यहाँ देखोगे ना, तुम्हें फिर से वही कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल बाय विच मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन PSR। जिस डेट को हमारा रेशियो बदला है 25 के ईयर में, उसके ठीक प्रीसीडिंग मतलब उसके पीछे के 3 साल, अगर 25 1 अप्रैल है तो इसके ठीक जब पीछे जाओगे तो ये जो देख रहे हो 31 मार्च 2025, ये डेट हमारा इसी डेट के ठीक पीछे आएगा ना। तो इसमें लिखा था प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज, कितने साल का? प्रीसीडिंग ऑफ द 3 ईयर्स। इतनी बातें नहीं कहा होता और साफ साफ लिखा होता 4 साल का प्रॉफिट, उसका एवरेज इनटू परचेज ईयर, तो वो नॉर्मल सवाल हो गया। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया? इतनी बातें जोड़ के कि जिस साल चेंज हुआ रेशियो, उस साल से लास्ट के 3 साल का प्रॉफिट ही तुम्हें पिकअप करना है। तो तुम कहो यहाँ पे 22 का प्रॉफिट क्यों दिया फिर? जस्ट टू कंफ्यूज अस, ये हमारे काम का नहीं है। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 3 साल के प्रॉफिट पे ही काम करना है, और उन्हीं से जो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट
वही हमारा गुडविल है। यहाँ परचेज ईयर नहीं दिया तो मैंने पहले भी कहा था, क्या मान लेते हो, 1 हमेशा रहता है। कि बताओ ये हमारा है प्रीसीडिंग ऑफ 3 ईयर। तो अब इतना बताओ जरा, क्या यहाँ से इस 3 साल के प्रॉफिट से एपी निकाल दोगे? एपी एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? सॉल्व करो, पता नहीं 90, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऐड किया इसको? 1 लाख और 3 साल है तो 3 लिख दो। 198 डिवाइड करो 3 कितना आता है? बस 2 मिनट में आ रहे हो। हाँ, हमारे पास एपी मिल गया, बिकॉज परचेज नहीं दिया हुआ तो यही हमारा सेम जो अमाउंट है एपी का, दैट विल बी अवर, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गया। एपी इंटू 1 मतलब परचेज ईयर, तो 66 इंटू 1 कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे हमें गुडविल दिया नहीं था, कौन सा वाला, वैल्यूड, वो तुमने निकाला जो कि मिल गया, ठीक है, वहां पे दिया था बना बनाया। अब उसके बाद तुम्हें कह रहा एंट्री पास करो। अब मैंने पहले भी कहा था वैल्यूड वाले केस में एंट्री पास होता है, सेक्रीफाइस और गेनिंग वाला, और तुमने ऊपर चेक किया है कौन गेन कौन सेक्रीफाइस किया है, तो एंट्री पास करो। इसमें कौन गेन था, बी और सी, दे विल बी रिटन एट द डेबिट साइड, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और जो सेक्रीफाइस है ए वो नीचे आएंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट कैसे लिखोगे, अभी जस्ट वहाँ सीखे हैं। और देखो इस क्वेश्चन में अपीयर्ड कुछ नहीं था, तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया। बस वही गुडविल में बनाना है उसका ट्रीटमेंट। कैसे करोगे इसका एंट्री, जितना हमारे फर्म का गुडविल था वैल्यूड वाला और जितना बी ने गेन किया है 1/60। सिमिलरली सी की बात करें तो जितना फर्म का गुडविल था इनटू जितना सी ने गेन किया है 2/60, और ए के केस में जितना फर्म का गुडविल है और जितना ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/60। तीनों सॉल्व करो, कोइंसिडेंटली इन दोनों को जोड़ के ही मिलने वाला है। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा लमसम आएगा 1100, चेक कर लो, नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2200 और यहाँ आएगा 3300। दिस इज आवर एंट्री। और ये सवाल अगेन 3 नंबर का है, बट ये ध्यान देना कि हम इन सब में ये जो एंट्री बनता है इस ये वाला जिसमें कि गेनिंग ऊपर लिखा था, गेनिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस नीचे लिखा था, ये एंट्री बनता है कब, ये सब मैंने डिस्कस डिटेल में किया, पता है किस वीडियो में, ये तो आज हम सवाल लगवा रहे थे, तो जो बच्चे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो उनको शायद थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, बट मैंने डिटेल में पूरा समय दिया है, नियर बाय 35 मिनट्स, सिर्फ बेसिक्स को रिकॉल एंड समझाने में कि एंट्री कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। और सिर्फ इसका नहीं, गुडविल वैल्यूड वाला कोई अपीयर्ड है तो उसका भी कैसे बनता है मैंने बताया था, यहाँ तो इतना हिंट दिया था सिर्फ हम, और उसका एक एंट्री पास करके दिखाया भी है। अगर यहाँ पे और भी अपीयर्ड दिया होता तो इसी तरह एंट्री पास उसका भी होता एक एक करके। खैर वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए तो 2 ही रखते हैं, लेकिन देखो 2-3 बात ध्यान समझना है। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस लगा रहे हैं बेसिक लगा रहे हैं, अभी भी चीज़ें हैं बहुत सारे क्वेश्चन लगाने लायक, तो हो सकता है अभी हम इस चैप्टर को वाइंड अप करें। हमारा 9th वीडियो है ना, मुझे अभी कम से कम चाहिए 6 वीडियोस मोर, 15 वीडियोस मिनिमम जाएगा हमारा, 15 वीडियो इस चैप्टर का, बट चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस दौरान जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो जो सवाल लगाए हैं, सेम क्वेश्चन एक बार समय लगा के, समय निकाल के लगा लो, वरना सब भूल जाओगे। और चीज़ें हार्ड नहीं, फिर से कह रहा हूँ, बस अब हो क्या रहा है, तुमने जो सीखा था पहले सेक्रीफाइस गेन, जो तुमने सीखा तो गुडविल निकालने का प्रोसेस, फिर जो तुमने सीखा तो गुडविल वैल्यूड का एंट्री पास करना सेक्रीफाइस गेन कॉन्टेक्स्ट में, एंड जो तुमने सीखा था रिजर्व सरप्लसेस को बांटना बिटवीन द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ये 4 कॉन्सेप्ट को क्लब कर दिया है हमारे अब के आने वाले सारे सवालों में। इतनी हो रहा है, बाकी उसमें वैराइटीज इस तरीके से कुछ कुछ हैं, वो देखा जाएगा जब क्वेश्चन आएगा। तो चलो इसका फोटो ले सकते हो, लेकिन ये सारे सवाल बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि है थोड़ा हार्ड मतलब कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट ये भी फैक्ट है चैप्टर 2 जो हम इतना समय दे के पढ़ा रहे हैं, बिलीव मी बहुत समय दे रहा है,
हमें तो आज भी थोड़ा हंसी आता अपने ऊपर कभी कभी, जब हम जाके वो देखते हैं वीडियो अपने इसी चैप्टर का जो मैंने अपलोड किया था आज से ठीक 2 साल पहले, वन शॉट के तौर पे आई बिलीव 1.25 घंटे का था, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, जहाँ मैंने इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप किया था एक वीडियो में। अब सोच लो कि वहाँ मैंने एक लेवल वाइंड अप किया था, जबकि ज़्यादा डिटेल बता नहीं पाए थे। यहाँ हम लोग 9 वीडियो पहुँच चुके हैं, स्टिल हम कह रहे हैं मुझे 6 वीडियो और चाहिए प्रॉपरली मन भर का पढ़ाने के लिए। और वो भी चैप्टर खत्म करने बात कर रहे हैं हम, अभी 2 वीडियोस में लग जाएगा PYQs लगवाने में भी, जो मैंने तुमसे डे 1 से कहा है कि हम वेट नहीं करेंगे दिसंबर जनवरी का, हम चैप्टर खत्म होगा उसी वक्त तुम लगवा देंगे PYQs, एटलीस्ट 2-3 सालों का, कि तुम उसी बहाने उसी वक्त जान जाओ कि जो तुमने पढ़ा बोर्ड पे वही सवाल आ रहा है या फिर कुछ आउट ऑफ बॉक्स आ रहा है। मुझे पर्सनली पता है वही आता है, तुम भी जान जाओ तो तुम्हें क्वेश्चन लगवा के प्रूफ कराएंगे हम। बट चलो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको देख लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।